हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कमेंट किया कि अर्थशास्त्र के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाए। और गाइस, जैसा कि आपने ये भी कमेंट किया था कि इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न बता दीजिए एक ही वीडियो में, ठीक है। तो गाइस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर अर्थशास्त्र के पेपर में इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, क्लियर। तो पूरी तैयारी यहाँ पर हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की, और जो आपने इंग्लिश का बोला था वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप एक भी कमेंट करते हो तो उसका भी रिप्लाई आपको मिलता है। और जो भी आपकी डिमांड है, किसी भी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन आपको चाहिए हो तो वो आपको दिया जाता है। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से इस बार के बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना है और किसी भी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पर देखिए, आज हम यहाँ पर देखेंगे जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न थे उनको हम देख चुके हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, कौन कौन से इंपोर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको तैयार करना है। गाइस, अर्थशास्त्र में अगर आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। जो आपके गाइस अतिलघु उत्तरीय प्रश्न थे उन पर हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में इस बार आपके पूरे के पूरे नंबर ही आएंगे अगर सारे वीडियोस आपने देखे, ठीक है। गाइस, प्लेलिस्ट आपकी अलग बना दी है, उसको एक बार आप जरूर चेक कर लें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बजट क्या है, बजट की संरचना संकटक पर प्रकाश डालिए, ठीक है। बजट क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है, क्लियर। जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आपको अर्थशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पढ़ लीजिए, दिया गया है बजट क्या है, बजट की संरचना संकटक पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको गाइस यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डाली है, देख लीजिए, बजट। किसी भी प्रश्न का आप आंसर लिखो, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी प्रश्न का आंसर लिख रहे हो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी आपको यहाँ पर हेडिंग डाली है, उसके बाद जो आपका आंसर है वो आपको लिखना है, क्लियर। तो बजट क्या है, बजट की संरचना संकटक पर प्रकाश डालिए। आप इस तरह से लिखोगे, बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है। इतना याद हुआ, बजट क्या है, बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्लियर। बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है। इसके बाद आप लिखोगे जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा है। इसके बाद आप लिखोगे इसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति सम्मिलित है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बजट की जो डेफिनेशन है आप किस तरह से लिख कर आओगे। इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जाए इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं इस तरह से समझते चलिए कि दोबारा आपको ये ना पढ़ने पड़े, ठीक है। आप रिवाइज करके जाओ और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में इन सारे प्रश्नों के आंसर को आप लिख सको। इस तरह से आपको ये वीडियो देखना है। तो बजट क्या है एक बार दोबारा से समझ लीजिए। आप इस तरह से वहां पर लिखकर आओगे कि बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार के एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा है। इसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति सम्मिलित है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है बजट की संरचना, ठीक है। जब आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे तो यहाँ पर साइड में आपको डाली है, जब आप ये हेडिंग डालोगे तो आपको वहां पे बीच में डालनी है, ठीक है, बजट की संरचना। फिर आप इस तरह से यहाँ पर लिखोगे, देखिए, बजट के 2 प्रमुख संघटक हैं, कौन कौन से, पहला है आपका बजट प्राप्तियां एंड दूसरा है बजट व्यय, ठीक है। बजट की संरचना हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे बजट के 2 प्रमुख संघटक हैं, कौन कौन से, याद कर लीजिए,
पहला है बजट प्राप्तियां एंड दूसरा है बजट व्यय। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि बजट प्राप्तियां जो आपने हेडिंग डाली, तो बजट प्राप्तियां हम किन्हें कहेंगे। आप इस तरह से लिखकर आओगे कि बजट प्राप्तियों से आशय एक वित्तीय वर्ष यानी भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। बजट प्राप्तियों से आशय एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में सरकार को सभी मौद्रिक से प्राप्त मौद्रिक आय से है। इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है राजस्व प्राप्ति एंड दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। तो बजट की संरचना हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है। बजट के 2 प्रमुख संघटक हैं, बजट प्राप्तियां एंड दूसरा है बजट व्यय। फिर आप बजट प्राप्तियां क्या है वो आप लिखोगे। इसके बाद इसके भी 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से? राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। नेक्स्ट हेडिंग आपको यहाँ पर डालनी है बजट व्यय और फिर इसके बारे में भी आपको लिख देना है। क्लियर? अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से आप पूरा आंसर वहां पर लिख कर आओगे। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो देखिए बजट क्या है, बजट की संरचना पर प्रकाश डालिए। आई होप सही ढंग से ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तैयार कर लीजिए। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आप लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन सा तैयार करोगे उसको समझिए। और दूसरा प्रश्न है कि आर्थिक समस्या क्या है, विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी। अगर यही प्रश्न गाइस आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो इस तरह से पूछा जाएगा, आर्थिक समस्या क्या है, या फिर आर्थिक समस्या को समझाइए। अगर यही क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए तो इस तरह से पूछा जाएगा, आर्थिक समस्या क्या है, विस्तार से समझाइए, ठीक है। तो चलिए पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि आखिर आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या हम किसे कहेंगे। सबसे पहले आपको डालनी है हेडिंग आर्थिक समस्या। फिर यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिखोगे, आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है कि मानवीय आवश्यकता यानी मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, हम सबको पता है, ठीक है। तो मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, किंतु उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास जो साधन है, जो रिसोर्सेस है वो कैसे है, सीमित है, लिमिटेड है, जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है। ये सभी लक्षण परिवार व अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होते हैं। अब देखिए आर्थिक समस्या यहाँ पर क्या है, दोबारा से समझिए। देखिए मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी है, असीमित है, किंतु उन्हें देखिए इस तरह से आप लिखोगे, किंतु उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास जो साधन है वो सीमित है, जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है। ये सभी लक्षण परिवार व अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होते हैं। तो आर्थिक समस्या क्या है, यानी आर्थिक समस्या हम किसे कहेंगे, इसकी जो डेफिनेशन होगी आप किस तरह से लिखोगे वो यहाँ पर आपने समझ लिया। क्लियर? इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके अर्थशास्त्री है लेफ्टविच, इन्होंने जो आर्थिक समस्या है इसकी परिभाषा को किस तरह से समझाया है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके अर्थशास्त्री है लेफ्टविच, इन्होंने आर्थिक समस्या की परिभाषा क्या दी है इसको देखिए। इसी तरह से कुछ और भी आपके समाजशास्त्री है, उनकी भी आपको वहां पर जो उन्होंने आर्थिक समस्या की परिभाषा क्या दी है आपको वो भी लिखकर आना है, अगर आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। यही क्वेश्चन अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी आप डेफिनेशन लिखकर आओगे, आपका पूरा हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए इन्होंने जो आपके अर्थशास्त्री है उन्होंने आर्थिक समस्या की परिभाषा किस तरह से समझाई है उसको देखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। ठीक है, इन्होंने इस तरह से इसकी जो परिभाषा है आर्थिक समस्या की इस तरह से समझाई है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। क्लियर? इस तरह से। अब इसी तरह से गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न आपका दिया गया है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है।
इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। पर ये जो आपका क्वेश्चन है राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा में संबंध, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आपने देख लिया जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से आप तैयार करोगे। कुछ और भी आपके प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं। क्लियर? तो गाइस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में अर्थशास्त्र के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो। क्लियर? देखिए गाइस इन सारे प्रश्नों को साथ ही साथ आप लिखते चलिए। बोर्ड एग्जाम आपका पास आने वाला है, टाइम आपके पास बहुत कम है, तो फोकस अपनी स्टडी पर कीजिए। जो आपका सपना है इस बार के बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना, वो अच्छे से आप कर पाओ। क्लियर? आज से आपको गाइस बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई पर ही आपको अपना फोकस करना है। क्लियर? और अर्थशास्त्र के पेपर में 100% आप पूरे के पूरे नंबर लाओगे। जो आपकी अलग एक प्लेलिस्ट बना दी है उसको आप देखते चलिए। चैनल पर जाकर देख लीजिए, 2 वीडियोस वहां पर है आपके, और ये है आपका ये आपकी तीसरी वीडियो है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे। क्लियर? इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं। यहाँ पर इसी तरह से कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप अर्थशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आप क्वेश्चन तैयार कर लोगे। स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? तो प्रश्न क्या है? स्टॉक व प्रवाह में अंतर बताना है आपको। स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को आप तैयार कर लेंगे। स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। उपभोग फलन से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इन प्रश्नों को साथ ही साथ आप लिखते चलिए। प्रश्न कौन सा तैयार करना है? उपभोग फलन से क्या आशय है? उपभोग फलन से क्या आशय है, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पर आप तैयार कर लोगे प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर बताइए। कई बार पूछा गया है। प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय क्या है? प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर बताइए। ठीक है, विनिमय में अंतर बताइए, इसको आप तैयार करोगे। और इसी तरह से कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी देखते हैं। क्लियर? ये प्रश्न आप तैयार कर लोगे। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर आपको तैयार कर लेना है कि मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है ये आपको बताना है। मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है समझाइए। ठीक है, इस तरह से इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। क्लियर? तो नेक्स्ट आप तैयार करो। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। इसको आप तैयार करेंगे। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न हैं उनको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आप तैयार कर लोगे मध्यवर्ती वस्तुएं क्या। ये क्वेश्चन आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। क्लियर? तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है ये आप तैयार कर लोगे।
इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आप तैयार कर लोगे सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर बताइए। क्लियर, सामान्य वस्तु तथा निकृष्ट वस्तु में अंतर, इसको आप तैयार कर लेंगे। निकृष्ट वस्तु में अंतर बताइए। इसको तैयार कर लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कि क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर डाल लीजिए। अगला आप तैयार कर लोगे पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर तैयार करोगे अनधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं। वक्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अनधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। देखिए अर्थशास्त्र में लघु उत्तरीय प्रश्न में इन क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है ये है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और गाइस जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है वो हम देख चुके हैं। जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है वो आप कौन कौन से तैयार करेंगे, तो आपकी जो प्लेलिस्ट बना दी है उसको एक बार आप जरूर देख लें। वहां पर जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है साथ में आपको आंसर भी मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट एक बार आप चेक कर लें। अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण क्वेश्चन कक्षा 12 आपकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो है वहां पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करेंगे। क्लियर। तो गाइस यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र का पूरा पेपर, ठीक है, पूरा पेपर है उसका यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो गाइस आपको ये वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अर्थशास्त्र के पेपर के लिए तो गाइस बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अर्थशास्त्र में आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा और ध्यान से सुना। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका दिया गया है, इसको देख लीजिए कि वास्तविक लागत क्या है समझाइए। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो वास्तविक लागत क्या है इसको समझाइए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे वास्तविक लागत। हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि वास्तविक लागत का अर्थ उन सब कष्टों, प्रयत्नों तथा त्याग से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में उठाने पड़ते हैं। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता है क्योंकि समाज को वस्तुओं के उत्पादन में कष्ट एवं त्याग का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो वास्तविक लागत क्या है इस तरह से लिखोगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गिफिन वस्तुएं क्या हैं। गिफिन वस्तुएं क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, सीमांत लागत क्या है, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में। तो जो आपके छोटे छोटे प्रश्न हैं इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि गाइस अगर आप अर्थशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो अपनी तैयारी भी आप उसी तरह से करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम आपका पास है तो आज से आपको गाइस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आपके पास उन पर आपको अपना फोकस करना है आज से। क्लियर। अब देखिए तो गिफिन वस्तुएं क्या है इनको समझिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे गिफिन वस्तुएं। इसके बाद आपको लिखना है कि गिफिन वस्तु ऐसी निम्न कोटि की वस्तु है जिसका आय प्रवाह ऋणात्मक होता है।
तथा कीमत प्रवाह धनात्मक होता है। गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता। और देखिए मांग का नियम क्या है, मांग फलन क्या है, इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि आर्थिक समस्या क्या होती है। ठीक है, चयन की समस्या क्या है, आर्थिक समस्या क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। तो आर्थिक समस्या क्या है आप इस तरह से लिखोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगी आर्थिक समस्या। इसके बाद आपको इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिखना है कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन यानी चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आप देख सकते हो, समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। आपको बताना है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। क्लियर। तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आप लिखोगे समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राजकोषीय नीति क्या है, तो आप हेडिंग डालोगे राजकोषीय नीति। उसके बाद आप लिखोगे कि सार्वजनिक व्यय, कराधान और सार्वजनिक ऋण से संबंधित सरकारी उपायों को ही राजकोषीय उपाय कहा जाता है। इनसे संबंधित नीति को राजकोषीय नीति अथवा बजट नीति कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे राजकोषीय नीति के उपाय और उसमें आप लिखोगे कि सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था या घाटे का बजट, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तैयार करना है उसको भी समझ लीजिए। तो जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर आप तैयार कर लोगे कि पूर्ण रोजगार से क्या आशय है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो पूर्ण रोजगार क्या है उसको देखते हैं। किसी भी प्रश्न का आंसर लिखो, सबसे पहले आपको उसकी हेडिंग डालनी है। तो आप हेडिंग डालोगे पूर्ण रोजगार। उसके बाद आप लिखोगे कि पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला जो आपका प्रश्न है आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपको ये तैयार कर लेना है कि निवेश गुणक क्या है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में। तो निवेश गुणक क्या है आप इस तरह से लिख कर आओगे कि निवेश गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात होता है। यह बताता है कि निवेश में प्रारंभिक वृद्धि करने से प्रारंभ में उपभोग तथा अंत में आय कितने गुना बढ़ जाएगी। सूत्रानुसार आप इस तरह से लिखोगे K बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको ये तैयार कर लेना है कि मुद्रा प्रवाह से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे मुद्रा प्रवाह। उसके बाद आप लिखोगे परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में मुद्रा के रूप में, फिर आप लिखोगे बदले में मुद्रा के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार फर्में परिवारों और उपभोक्ताओं को वस्तुएं प्रदान करती हैं और उनके मूल्य के रूप में मुद्रा लेती हैं। इस प्रकार फर्मों से परिवारों और परिवारों से फर्मों को मुद्रा का भुगतान किया जाता है। इसे ही मुद्रा का प्रवाह कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया गया है। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में कई बार पूछा गया है। अल्पकाल एवं दीर्घकाल में भेद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगी अल्पकाल। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे अल्पकाल में उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्थिर साधन और दूसरा होता है परिवर्तनशील साधन। तो स्थिर साधन क्या है आप इस तरह से लिखोगे स्थिर साधन वे हैं जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे परिवर्तनशील साधन में कि परिवर्तनशील साधन वे हैं जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसके आगे आप लिखोगे कि अल्पकाल में फर्म अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए केवल परिवर्तनशील साधन को बढ़ाकर उत्पादन स्तर में परिवर्तन करती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि अल्पकाल में केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, स्थिर साधनों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे दीर्घकाल। तो दीर्घकाल क्या है, आप इस तरह से लिख कर आओगे कि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, सभी साधनों की मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। फर्म उत्पादन के साधनों में आनुपातिक परिवर्तन करके उत्पादन का पैमाना बदलती है। अल्पकाल और दीर्घकाल में आधारभूत अंतर। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे आधारभूत अंतर। देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है समयावधिका है। किसी भी उत्पादन प्रक्रिया के लिए दीर्घकाल अल्पकाल की तुलना में एक लंबी समयावधि होती है और इसलिए सभी साधनों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताइए। तो आप इस तरह से लिखोगे स्टॉक किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है, और इधर आप लिखोगे कि प्रवाह किसी एक समयावधि के दौरान मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है। यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको लिखना है यही स्थैतिक अवधारणा है, और इधर आप लिखोगे यह एक प्रायोगिक अवधारणा है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट ये लिखना है। देखिए, यहाँ पर आप लिखोगे कि स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता, और इधर आप लिखोगे कि प्रवाह का परिमाप होता है। 4 नंबर पर आपको लिखना है स्टॉक पूंजी स्टॉक है और राष्ट्रीय आय प्रवाह है। क्लियर। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर लोगे कि व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में समझाइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको भी आपको तैयार कर लेना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। क्लियर।